हेलो एस्पायरेंट्स। आज हम बात करेंगे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना के बारे में। हाल ही में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट इश्यू है जिसमें वकील हैं प्रशांत भूषण और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अवमानना संबंधी यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हैं। तो हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, जैसे कि नंबर 1 हमें यहाँ पे देखना है इंट्रोडक्शन कि इसके केस की भूमिका क्या है। दूसरी चीज़ ये कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय क्या होता है, न्यायिक अवमानना क्या है। तीसरी बात ये कि विनय चंद्र केस क्या था। नंबर 4 ये कि केंद्र सरकार के क्या हस्तक्षेप होते हैं, क्या अधिकार होते हैं। और नंबर 5 ये कि फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद 19 से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको लेकर के ये से बात से कितना रिलेवेंस है और लोग उस इशू को लेकर के क्या मुद्दे यहाँ पर समझना चाहते हैं कि कैसे ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है कोर्ट कंटेम्प्ट को, और क्या यहाँ से हमें एग्जैक्टली इनमें डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इतिहास की बात करें। इतिहास में जैसा कि आपको पता है कि भारत में पुरातन समय से ही जो यहाँ पर जुडिशरी है उसका रोल जो था पुराने समय में कौन निभा रहा था। पुराने समय में हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायतों का कॉन्सेप्ट था, ओके। और ग्राम पंचायतों को न्याय का जो घर है वो कहा जाता था। बाद में हमें पता है कि हमारे देश में अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों ने क्या किया, इंडिया में रूल किया। रूल के चलते ही उनको जुडिशरी, सिविल सर्विसेज सभी की ज़रूरत थी। और इसी समय पे उन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था जिसके थ्रू क्या किया, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिशर्स ने। फिर तीनों प्रेसिडेंसीज में हाई कोर्ट को भी इस्टेब्लिश किया। जब आज़ादी का समय आया तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी संविधान सभा, उन्होंने कानूनी तौर पे काफ़ी प्रावधान किए। लेकिन इस सुविधा को देखते हुए कि अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ पे कई सौ वर्षों तक शासन किया है और हमारे यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिस्टम है, वो काफ़ी इन आदतों को का आदी हो चुका है। तो उसमें से हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में जब हमारा संविधान जो बन रहा था उसमें 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, भारतीय शासन अधिनियम 1935, उसके काफ़ी ज़्यादा जो कंटेंट्स हैं वो ऑक्यूपाई किए गए हैं, अडॉप्ट किए गए हैं, ओके। तो जुडिशरी में ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, न्यायालय की अवमानना है, ये ब्रिटिशर्स के ही रूल में शामिल एक चीज़ थी जो कि जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के जाते हैं तो हमने इसमें चेंजेस किए और फाइनली चेंजेस करते करते 1971 में एक एक्ट लाया गया जिसको कहा गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 यानी अवमानना अधिनियम 1971। इसी 1971 अवमानना अधिनियम का वर्तमान स्वरूप अब हम देखते हैं, ठीक। तो ये था एक सिंपल से इंट्रोडक्शन। अब आगे के इश्यू को जानने से पहले इंडियन जुडिशरी में जो हायरार्की है, आपको पता है कि सुप्रीम जो है वो है हमारे यहाँ पे यही सुप्रीम कोर्ट, ओके, सबसे टॉप पे। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो होगा हाई कोर्ट, देन उसके बाद होंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय जो रहेंगे, क्लियर। तो अब यहाँ पे जो मेन यहाँ पे रोल प्ले करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसके अंडर हाई कोर्ट, देन बाकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहेंगी। तो हमारी माननीय जो न्यायपालिका है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, उच्चतम न्यायालय जो हमारा है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में है। जबकि जो हमारा उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, जो राज्यों में सबसे शीर्ष की अदालत मानी जाती है, वो पार्ट 6 में इसका उल्लेख है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 124 से 147 तक इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट के पास हैं उनको शक्तियों को और बाकी जो नियुक्ति हैं, जितने भी चीज़ें हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक। इसी तरह से हाई कोर्ट में भी जो आर्टिकल 214 से लेकर के 232 के बीच में
सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया है जो कि उच्च न्यायालय से रिलेटेड है, हाई कोर्ट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे बात आती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो ये न केवल सुप्रीम कोर्ट को बल्कि हाई कोर्ट को भी अवमानना, न्यायालय अवमानना का अधिकार दिया गया है। अभी हम थोड़ी देर में इनके आर्टिकल्स देखेंगे, जैसे कि यदि हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे है आर्टिकल 129। इसी तरह से यदि हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 215। अभी हम इसे डिटेल में देखते हैं। ओके, तो ये तो था एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे कि अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को हम जानते हैं कि यहाँ पे जो आर्टिकल 129 है, 129 आर्टिकल रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट से। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हमारी है उसे आर्टिकल 129 के तहत अभिलेख न्यायालय का, कोड ऑफ रिकॉर्ड का जो स्टेटस है वो दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 129 में मेंशन है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगी, अभिलेख न्यायालय होगी। सरल शब्दों में ये पत्थर की लकीर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दे दिया तो उसकी अधीनस्थ न्यायालय जो है वो उस जजमेंट को एक पूर्व निर्णय मान करके बाकी डिसीजंस लेंगी, उसकी अवहेलना नहीं करेंगी। यदि उनसे बढ़ कर के वो किसी तरह का जजमेंट देती हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट सो मोटो या फिर यहाँ पर अवमानना बना सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या हुआ। हमने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पूर्व निर्णय दिए गए हैं उनको जो भी निर्णय है सुप्रीम कोर्ट के, वो अधीनस्थ न्यायालय उसको एक रिकॉर्ड मानते हुए उसके तहत अपने बाकी जजमेंट्स को फॉलो कर सकती हैं। क्लियर। और इस अभिलेख न्यायालय में लिखी हुई चीज़ें पत्थर की लकीर हैं, इन्हें बदला नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कई स्टेट में मुद्दा चल रहा है कि जो रिजर्वेशन है वो, जैसे कि मध्य प्रदेश में हाल ही में 27% रिजर्वेशन ओबीसी को लेकर के इशू चल रहा है। अब यहाँ पे हाई कोर्ट इस दुविधा में है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी हालत में रिजर्वेशन यानी आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। तो यहाँ पर यदि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन दे दिया जाएगा तो वो 50% की लिमिटेशन को क्रॉस कर जाएगा। तो इस तरह से ये किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जो जजमेंट दे दिया है उसी को आधार मान करके उनकी अधीनस्थ जो न्यायालय हैं वो बाकी निर्णय दे सकती हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था कि कोड ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है। अब हम देखेंगे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होते हैं, जो अभी वर्तमान में पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जब हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, माननीय जो हमारी न्यायपालिका है, उसकी अवमानना की बात करें तो यहाँ पे संविधान में न्यायालय की जो अवमानना है उसको दो प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। अवमानना को दो प्रकार यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं अवमानना के। एक तो है सिविल, ओके, एक होगा सिविल प्रकार की अवमानना और दूसरी होगी क्रिमिनल यानी आपराधिक अवमानना। अब सिविल अवमानना के अंतर्गत क्या आ जाएगा, यदि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे रही है, कोई भी डिसीजन दे रही है ना, कोई निर्देश दे रही है, कोई भी रिट जारी कर रही है, ठीक है, तो इस तरह के निर्णयों को, निर्देशों को, रिटों को यदि जानबूझ करके इनका उल्लंघन किया जाए तो उसे सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना मानेंगी। ठीक है, अब ऐसे ही बात रही क्रिमिनल को लेकर के, तो क्रिमिनल में क्या रिलेशन होता है। क्रिमिनल में यहाँ पे अवमानना से तात्पर्य किसी भी ऐसे प्रकाशन यानी पब्लिकेशन से है जो मौखिक हो, यानी कि ओरली हो सकता है, रिटन हो सकता है, और इस तरह का प्रकाशन से कोर्ट की निंदा की गई हो, ठीक है, या फिर कोर्ट की कार्रवाइयों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो इसे क्रिमिनल जो अवमानना है उसके अंतर्गत लाया जाएगा। होप सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट में लिखा गया है, चीज़ें लिखी गई हुई हैं, उन्हीं को निर्णय का आधार बना करके बाकी जजमेंट्स देना। और यहाँ पे अवमानना का मतलब सिविल और क्रिमिनल दो टाइप के हुए, जिसमें किसी भी तरह के निर्णय की अवहेलना करना, ना मानना सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को, या फिर कोई भी लिखित या मौखिक ऐसा प्रकाशन करना जिससे कि हमारी जो माननीय न्यायपालिका है
पे किसी भी तरह का प्रतिकूल उन पे प्रभाव पड़ता हो। जजमेंट कौन करेगा कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, ये जजमेंट का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि यहाँ पर कुछ अवमानना के लिए कुछ प्रकाशन से संबंधित ऐसी चीज़ों को भी मेंशन किया गया है कि क्या क्या शामिल नहीं है। ठीक, तो अवमानना के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है, यदि सद्भावनापूर्वक किसी भी प्रकार का प्रकाशन किया जाए, सद्भावनापूर्ण, ओके, पब्लिकेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वो अवमानना नहीं होगी। नंबर 2, जो भी जुडिशियल वर्क की रिपोर्ट है उसको सही या उचित उसका जो प्रकाशन किया जाए वो भी अवमानना के अंतर्गत नहीं आएगा। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, न्यायिक कार्यों की यदि उचित आलोचना की जाए, ओके, क्रिटिसाइज करना, तो यदि उचित तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है, आलोचना की गई, तो आलोचना करने का मतलब अवमानना कतई नहीं होता। नेक्स्ट ये है कि जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं या उनके जजेस हैं, उनके विरुद्ध यदि किसी प्रकार की सद्भावनापूर्वक शिकायत की जाए तो भी अवमानना नहीं है। नेक्स्ट चीज़ ये भी याद रखना है कि जो कोर्ट की मीटिंग्स होती हैं, उनकी जो वर्किंग्स हैं, उनकी रिपोर्ट का यदि सही पब्लिकेशन किया जा रहा है तो वो भी अवमानना नहीं है। इस तरह से मेन चीज़ें याद रखनी है कि भावपूर्वक शिकायत की जा सकती है, आलोचना की जा सकती है, सद्भावनापूर्ण प्रकाशन या वितरण किया जा सकता है, तो अवमानना के अंतर्गत नहीं आएगा। अब मानिए सुप्रीम कोर्ट में और हमारी जो जुडिशरी है उसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जहां 129 का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के लिए है, वहीं आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट के लिए ये प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट चीज़, ये फंडामेंटल राइट के जो आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 33 है, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया था। फिर भी यहाँ शॉर्ट में इससे रिलेट कर दूँ कि आर्टिकल 19 मौलिक अधिकारों के तहत क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ओके, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में मेन चीज़ ये याद रखनी है कि यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में सीए साफ तौर पर आर्टिकल 19 के सब क्लॉजेस में कहा गया है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है, न्याय की अवमानना जो है, वो क्या है, वो आर्टिकल 19 का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, यानी कि 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो देता है लेकिन लिमिट भी रखता है, जैसे कि इसके अंतर्गत न्यायालय जो है उसकी अवमानना नहीं कर सकते। ओके, और आर्टिकल 33 तो सिंपल समझाने के लिए इसलिए लिख दिया कि यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट ऑफ एक्सप्रेशंस हैं वो कुछ लोगों के लिए बाउंडेड ही होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम हो गई, हमारी मिलिट्री हो गई, ठीक है, इन लोगों को लगभग सीमित किया गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। क्लियर? लास्ट चीज़, लास्ट पॉइंट जो बच रहा है अब यहाँ पे सरकार की भूमिका को लेकर के, कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो इस मामले में कोर्ट अवमानना में किस तरह के निर्णय या हस्तक्षेप या जजों से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट दे सकती हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे आर्टिकल 211 में कहा गया है कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद, ओके, ध्यान रखिएगा, संसद या फिर राज्य विधानमंडल, स्टेट जो लेजिस्लेटिव है, राज्य विधानमंडल जो है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, उसे किसी भी तरह के डिस्कशन का यानी वाद विवाद का अधिकार जो है वो नहीं दिया गया है ना। तो ये रहा ओवरऑल एक तरह से इन सिंपल टर्म्स इस टॉपिक को समझने की बात, जिससे कि हमने समझा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है, यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना किन किन बातों के अंतर्गत आती है। ओके, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मेन चीज़ें याद रखना है, जो कोड ऑफ रिकॉर्ड है, अभिलेख न्यायालय है, ओके, आर्टिकल 129। एक चीज़ और जो यहाँ पे अभी मैंने कहा था विनय चंद्र मिश्र केस को लेके, तो विनय चंद्र मिश्र केस में यहाँ पे ये अवमानना को लेके जजमेंट दिया गया था कि यदि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस है तो यहाँ पर सबसे पहले जो बार काउंसिल है वो इस केस की सुनवाई करेगी, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट को ये केस ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल कंक्लूज़न था विनय चंद्र मिश्र केस का।
केस काफ़ी लंबा है, कई पेजेस का है, क्योंकि केस तो काफ़ी लंबे चलते हैं, है ना। तो कंक्लूज़न मैंने बताया, बाकी आप नेट पे गूगल पे जाके पढ़ लें। और यहाँ पे एक शॉर्ट व्यू में समझाने की कोशिश की है कि ये चर्चा में बना हुआ जो विषय है न्यायालय की अवमानना, ये हमारी माननीय जो न्यायपालिका है, जिनका कोर्ट वर्ड ही है यतो धर्मस्ततो जया, तो इस तरह से न्यायपालिका में न्यायालय की जो अवमानना है वो संविधान में किस तरह से परिभाषित की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या है। होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।